अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी एमडीकैट एक्सटेंसिव प्रेप की आज पहली क्लास है। ओरिएंटेशन आप ले चुके हैं जिसमें मैंने आपको 60 डेज का प्लान दिया है, जिसमें हम 60 डेज में मुकम्मल एमडीकैट का अपडेटेड कोर्स कंप्लीट करेंगे। और अपडेटेड कोर्स जो कि पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये 60 डेज के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। 60 क्लासेस होंगी और हर क्लास के साथ उसी में से टेस्ट लिया जाएगा। तो पूरे कोर्स को मैंने डिवाइड कर दिया आपके लिए 60 डिविजन्स में। ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे बेहतरीन फिजिक्स के टीचर सर शहजाद ने भी पूरी फिजिक्स को आपके लिए आसान कर दिया 60 डेज में। और बायोलॉजी के दो मायनाज गुरुज हैं, अली हैदर साहब और डॉक्टर मौजम, जो के टॉप ग्रेड का चमकता हुआ सितारा है। उन्होंने पूरी बायोलॉजी को 60 डेज में कन्वर्ट कर दिया, 60 डेज में डिवाइड कर दिया। और प्रोफेसर आकाश साहब जो कि केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे और आपके लिए पीस ऑफ केक बना देंगे केमिस्ट्री को। ये सारा सिलेबस एमडीकैट का आपको 60 डेज में कवर करवाना है। अलोंग विद ईच लेक्चर आपके लिए एक टेस्ट भी होगा, उस टेस्ट की फिर डिस्कशन भी होगी। 60 दिनों के बाद इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी 100%, क्योंकि ये वो सब टीचर्स, ये वही टीचर्स हैं जिनके स्टूडेंट्स आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 199 आउट ऑफ 200 लेते रहे हैं। और नेक्स्ट आपकी बारी है कि 200 आउट ऑफ 200 लेने आपने। तो ये इंशाल्लाह ओरिएंटेशन में भी बातें हुई हैं, किस तरीके से इंग्लिश का पेपर आता है, क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है। आज हमारा स्टार्ट है और आज इस अहद का भी वक्त है, इस प्रॉमिस का टाइम है कि हमने अगर आपको बेस्ट टीचर्स दे दिए हैं, हमारे पास बेस्ट टीचर्स आ गए हैं, उनकी बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आ गया है, क्विज आपके लिए बेहतरीन, और तैयारी भी आपकी जब बेहतरीन हो रही है तो फिर मार्क्स भी तो बेहतरीन लेने हैं ना। 200 आउट ऑफ 200 आते रहे बच्चों के। अब आपके लिए अगर 180 का स्कोर है तो आप लेंगे 180 आउट ऑफ 180। मार्क्स जितने भी हो, 200 हो या 180 हो, आपने ये सोच लेना है कि आपके 100% आने चाहिए। 100% मार्क्स यानी 100% मार्क्स, एक भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी को देंगे हम गोल्डन डायमंड सारे टच दे देने हमने। ठीक है, तो मुकम्मल तैयारी करनी है। आज डे 1 है, एक्टिवेट हो जो, सीट बेल्ट बांध लो, मजा आने वाला है, मजे से पढ़ना है हमने। ठीक है, कौन सी? ये है फन लर्निंग और टॉप ग्रेड के साथ। ठीक है, हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से ये बात स्टार्ट होगी। हम आज पढ़ेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंस की टाइप्स को भी पढ़ेंगे। और इसमें कॉन्सेप्ट्स मास्टर क्लास, हमारी इस क्लास का नाम है एमडीकैट एक्सटेंसिव प्रेप का सेशन का पार्ट है आप। तो कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास है तो मास्टर की तरह पढ़ेंगे और आपको भी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको तैयारी 100% हो जाएगी। आइए देखते हैं कि आज आपको मिलने क्या वाला है। बिग पिक्चर आपके सामने है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेज होता क्या है, फिर इसकी टाइप्स भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा फ्रेजेस क्या होती हैं। आज आपके लिए ये आसान होने वाले हैं इंशाल्लाह, गारंटी गारंटी गारंटी। कमेंट सेक्शन में लिख दो इंप्रूवर हो या फ्रेशर हो। जो बच्चा फ्रेशर है उसको भी आज पीस ऑफ केक लगेगा, जो इंप्रूवर है उसकी तो रिवीजन हो रही है। कहीं से अगर उसने पढ़ा था समझ नहीं आया, आज समझ आ जाएगा, आज वो लिख के जाएगा कमेंट सेक्शन में कि सर समझ आ गया। ठीक है, तो फ्रेजेस क्या होती हैं, इसकी टाइप्स को देखेंगे। दो तरह से इसकी टाइप्स को हमने पढ़ना है। क्लॉजेस क्या होते हैं उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे हम। फिर सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो कि स्ट्रक्चर वाइज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो कि पर्पस वाइज। ये है आज का लेक्चर। तो फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर्पस वाइज, ये आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। चाहे आप आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे एमडीकैट देना चाहते हैं, चाहे नम्स का एग्जाम देना चाहते हैं, ये वाला जो आपका पहला टॉपिक है, जो टॉप ग्रेड पे आपको पहले टॉपिक के तौर पे मिल रहा है, ये इंतहाई जरूरी है। इसकी वजह पहले नंबर पे, आप आगे जितने टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी हड्डियों तक पहुंचाना है इंशाल्लाह, पहली चीज। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ये वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, ये एक बेसिक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसलिए बड़े एक्टिव होके आपने इसको अटेंड करना है। आइए फ्रेजेस की तरफ चलते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? आ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट डज नॉट कंटेन, इसके अंदर नहीं होता, क्या नहीं होता? कॉम्बिनेशन नहीं होता। किसका कॉम्बिनेशन? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट और उसका वर्ब नहीं होता। डेफिनेशन याद रखो। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि यूनिट भी, आप कह लें कि एक यूनिट है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि यूनिट भी है, यानी एक कंप्लीट यूनिट है, सेंटेंस का एक पार्ट है। ग्रुप आएगा, इकट्ठा आएगा, और इस ग्रुप के अंदर एक सब्जेक्ट और उसका वर्ब नहीं होगा। या अकेला सब्जेक्ट आ जाएगा, या अकेला वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आएंगे। इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। जब बात अधूरी है, मैं ये कह देता हूं ब्यूटीफुल फ्लावर, अब ये तो आधी अधूरी बात है भाई। फ्लावर को क्या, अगली बात भी तो करो। अ ब्यूटीफुल फ्लावर क्या? खूबसूरत फूल है, बस यहां तक बात है। बताना पड़ेगा ना, पूरी बात करनी पड़ेगी। अ ब्यूटीफुल फ्लावर वॉज प्रेजेंटेड टू मी, वॉज गिवन टू मी, आई गेव अ ब्यूटीफुल फ्लावर टू माई फ्रेंड, फिर जाके बात पूरी समझ आती है। तो ये आधी अधूरी बात है। फ्रेज क्या होता है? डेफिनेशन आपके दिमाग के अंदर छप गई। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर दैट डज नॉट कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मजा आ गया सर? एग्जांपल्स देखें। आ रोलिंग स्टोन, 1 2 3 लफ्ज है, 3 लफ्ज है, ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। आ प्रिटी गर्ल, आहा खूबसूरत लड़की, 1 2 3 लफ्ज बन गए, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ये भी फ्रेज हो गया। ओवर द हेड में भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। 1 2 3 वर्ड बन, अब ये ना सोचना कि 3 ही होते हैं, 4 भी तो हो सकते थे ना। आ वेरी प्रिटी गर्ल, ये भी, अब वेरी प्रिटी गर्ल भी क्या होता है? ये भी फ्रेज होता। तो फ्रेज की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस को 2 तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज, क्योंकि एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेज आना है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस। आज समझ आ जाएगी। तो क्यों पहले नंबर पे फ्रेज की डेफिनेशन पता चल गई। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा, और ये कंप्लीट यूनिट होगा। ये फ्रेज कंप्लीट यूनिट होगा। इसका कुछ स्ट्रक्चर भी हो सकता है और उसका फिर फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन वाइज उसको अलग से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वाइज अलग से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर वाइज। के स्ट्रक्चर को देखते साथ ही आपको पता चल जाए, जैसे आप देखते साथ कॉलेज को पहचान ले तो ये कॉलेज है, स्कूल को देख के पहचान ले तो स्कूल है, जेल है, अस्पताल है, घर है, पहचान लेते हो ना स्ट्रक्चर को। तो फ्रेज का भी एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर को देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, देखते साथ ही पहचान लेना है। तो आइए जरा देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज कितनी टाइप्स हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, जर्नड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज। और ये आसान होने लगे हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए आसान होने लगे हैं पहले नंबर पे। क्योंकि अब एक बात बता देता हूं, स्ट्रक्चर वाइज टाइप ऑफ फ्रेज को पहचानना बहुत आसान है। बस इसकी हर टाइप में आपने शुरू में ये लिखना है, इट स्टार्ट्स विद। चलो, अगर prepositional फ्रेज है तो prepositional फ्रेज स्टार्ट्स विद preposition, infinitive फ्रेज स्टार्ट्स विद infinitive, gerund फ्रेज स्टार्ट्स विद gerund, participle फ्रेज स्टार्ट्स विद participle, and absolute फ्रेज ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये वाले याद रखो, preposition starts with preposition, infinitive, gerund, participle। एब्सोल्यूट को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही उसका स्ट्रक्चर बड़ा मजे का है। सो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सबसे पहले prepositional फ्रेज क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद अ preposition। भाई ये preposition से स्टार्ट होता है, contains the object of preposition। और जारी बात है preposition से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद preposition का ऑब्जेक्ट आएगा। भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या नाउन जैसी कोई चीज आनी चाहिए।
इन द क्लास, ओवर द हेड, अंडर द टेबल, ऑफ ब्लू कलर, विद माई फ्रेंड्स, विदाउट माई फ्रेंड्स, बिटवीन टू बॉयज। ये बिटवीन टू बॉयज, ओवर द हेड, अंडर द टेबल, ये सारे क्या हैं? इन द क्लास। प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई और बड़ी आसानी से समझ आ गई, ठीक है। प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ये प्रेपोजिशन मैं कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, ये देखो सर्कल कर रहा हूं, इंसर्कल कर रहा हूं। प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ये पार्ट अंडरलाइन हो क्या आएगा, आपने फौरन देखना है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक हो गया। इन्फिनेटिव फ्रेज, अब हमें जानना है इन्फिनेटिव क्या होता है। जब मैं वर्ब्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी तो पढ़ाना है मैंने साथ साथ। देखो इन्फिनेटिव क्या होता है बेटा, टू के साथ किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म लग जाए, ठीक है। बेस फॉर्म जहां से सारे वर्ब्स निकलते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। जहां से सारे वर्ब्स निकलते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ब है ईट, एक वर्ब है स्लीप। ये ईट को ठीक तरीके से लिख लेते हैं हम, ठीक है। लो जी, ईट को हमने ठीक तरीके से लिख लिया, ईट, फिर है स्लीप, फिर है गो, फिर है डू, फिर है हैव और फिर है बी, ठीक है। ये सारे वर्ब्स हैं, जहां से सारे वर्ब्स बनेंगे आगे फॉर्म बनेगी ईट, एट, ईटन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, हैव, हैज, हैव, हैड और हैड और हैविंग, और बी का इज, एम, आर, वॉज, वर। तो बेटा इससे पहले जब टू लग जाता है इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू ईट, टू स्लीप, टू गो, टू डू, टू हैव, टू बी। है, समझ आ गई बच्चों को, समझ आ गई है। तो अब मैं पढ़ाने क्या लगा हूं, मैं पढ़ाने लगा हूं इन्फिनेटिव फ्रेज, एक ऐसा फ्रेज जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो, ऐसा फ्रेज जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो। अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद फुल इन्फिनेटिव, दैट इज, इसका मतलब टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, टू ईट, टू स्लीप, टू गो। अब याद रखो टू प्रेपोजिशन भी है, तो टू प्रेपोजिशन फ्रेज तब बनेगा गोइंग टू स्कूल। स्कूल तो कोई वर्ब नहीं है, तो टू स्कूल क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। समझ आ गई। लेकिन टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, आई वॉन्ट टू राइट, टू राइट, टू ईट, टू स्लीप, टू गो, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे इंफिनिटिव फ्रेज, क्योंकि ये इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं। टू पेंट द वॉल्स, टू टीच एमडीकैट स्टूडेंट्स, तो टू पेंट द वॉल्स, ये देखो ये इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव फ्रेज इंफिनिटिव से स्टार्ट होता है। टू टीच द एमडीकैट स्टूडेंट्स, पूरा फ्रेज इंफिनिटिव स्टार्ट होगा, और ये जो डब्बे में मैंने बना दिया है ये इंफिनिटिव है। अब आता है जेरंड फ्रेज, इसको और इसको साथ साथ जरा देखिएगा। मैं जेरंड पहले बता दूं कि जेरंड किस बला का नाम है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे। बेटा किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, टीच से बना टीचिंग, राइट से बना राइटिंग, रीड से बना रीडिंग, लिसन से बना लिसनिंग। अब आईएनजी बना दिया, अब वो किसी प्रोसेस का नाम बन गया है। वो आईएनजी एक्चुअली क्या बन गया, वर्ब की वो फॉर्म थी लेकिन वो नाउन बन गया। जैसे मेरा प्रोफेशन कोई पूछे क्या तो मैं कहूंगा टीचिंग। आप क्या कर रहे हो तो आप कहेंगे जी रीडिंग। आपको क्या पसंद है आप कहते हो कुकिंग। आप कहां टाइम करते हो जाया तो आप कहते हो जी यूजिंग कंप्यूटर। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की अब आईएनजी फॉर्म है जो किसी प्रोसेस का नाम बन जाए। नाम, नाउन होता है नाम, नेमिंग वर्ड, तो नाम बन गया। दोबारा ध्यान से देखो, सो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन बन जाए उसको बोलते हैं जेरंड। आईएनजी फॉर्म जो नाउन बन जाए। अच्छा आइए जरा देखते हैं जी जेरंड फ्रेज क्या होता है। और जेरंड फ्रेज स्टार्ट्स, अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद अ जेरंड, a gerund phrase starts with a gerund, that is ing, ing form of verb
फंक्शनिंग एज अ नाउन, ये नाउन होता है। इट फंक्शंस एज अ सब, ये सेंटेंस में या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर ये आईएनजी फॉर्म खुद सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। ये देखो, टीचिंग इंग्लिश, ये पूरी चीज इस वक्त सब्जेक्ट है। टीचिंग इंग्लिश इज फन, सब्जेक्ट, वर्ब और आगे कॉम्प्लीमेंट है उसका, फन एडजेक्टिव है। आई लाइक व्हाट आई लाइक, देखो ना व्हाट का आंसर नाउन ही करता होता है, तो जेरेंट फ्रेज व्हाट का आंसर कर रहा है एक नंबर पे। ये याद रख लो, आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, खुद सब्जेक्ट है या खुद ऑब्जेक्ट है। खुद सब्जेक्ट या खुद ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे फ्रेज को बोलते हैं जेरेंट फ्रेज। खुद, ये वाली बात को याद रखो क्योंकि पार्टिसिपल फ्रेज में जाके ये रिपीट होनी है। जो जेरेंट फ्रेज होता है वो खुद सब्जेक्ट होता है या खुद ऑब्जेक्ट होता है। एक बात, अब आगे आते हैं। ये भी देखो, एक और भी है, यूजिंग कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, पूरा फ्रेज। देखो ये जितने भी मैंने अभी तक फ्रेजेस पढ़ा दिए हैं आपको, ये सारे के सारे फ्रेजेस जो हैं, ये सारे के सारे फ्रेजेस ही हैं। फ्रेज की डेफिनेशन पहले बताइए, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे ना हो। फिर हमने स्ट्रक्चर वाइज में सबसे पहले प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, प्रेपोजिशनल, इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा, इन्फिनेटिव, जेरेंट से स्टार्ट होगा जो कि आईएनजी फॉर्म है, नाउन के तौर पे काम कर रही है, जेरेंट फ्रेज। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल फ्रेज के लिए एक बात बहुत जरूरी याद रखनी है आपने। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? पहले नंबर पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करें ना, तो एक जहां से सारी फॉर्म्स निकल रही है उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था जब इन्फिनेटिव पढ़ा। फिर एक फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका नाम हमने रखा है प्रेजेंट। फिर एक सेकंड फॉर्म होती है जिसका नाम हमने रखा है पास्ट। फिर एक थर्ड फॉर्म होती है जिसका नाम हमने रखा है पास्ट पार्टिसिपल। फिर एक फोर्थ फॉर्म रखी है जो बेस के साथ आईएनजी लगाने से बनती है, उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जरा ध्यान दीजिए, ये देखो पार्टिसिपल कहां कहां लिखा हुआ है, ये दो जगहों पे लिखा हुआ है। तो बेटा बड़ी आसान चीज हो गई, थर्ड फॉर्म और जो फोर्थ फॉर्म है, यानी थर्ड फॉर्म ईट की ईटन भी थर्ड फॉर्म है और ईटिंग आईएनजी फॉर्म है। प्ले की प्लेड और प्लेइंग, रीड की रीड, रेड जिसे बोलते हैं रीडिंग, राइट की रिटन एंड राइटिंग। थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म जो है, इनको बोलते हैं पार्टिसिपल। अब कोई भी फ्रेज जो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलेंगे वो पार्टिसिपल फ्रेज है। कोई भी फ्रेज जो थर्ड फॉर्म से या वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है वो होगा पार्टिसिपल फ्रेज। यहां आ जाती है लड़ाई वाली बात, लड़ाई झगड़े वाली बात। ये था आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन बन जाए, ये था आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन बन जाए, वो जेरेंट फ्रेज था। तो जेरेंट से जो स्टार्ट होगा वो जेरेंट फ्रेज होगा। अब पार्टिसिपल फ्रेज में भी थर्ड फॉर्म भी आती है, चलो थर्ड फॉर्म वाले को तो आप पहचान लेंगे, लेकिन आईएनजी फॉर्म से जो स्टार्ट होगा, अब कब पता चलेगा कि वो जेरेंट है या पार्टिसिपल है? ये बात मैं बताऊंगा, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। जरा देखिएगा, हमने कहा था कि आईएनजी फॉर्म जो खुद नाउन बन जाए और ये नाउन सेंटेंस में या खुद सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो ये तो हमने बात कर ली कि जेरेंट फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? बेटा ये जो थर्ड फॉर्म है, बेटा ये जो आईएनजी फॉर्म है, ये खुद नाउन नहीं है, खुद सब्जेक्ट नहीं है, खुद ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और, ऑब्जेक्ट भी कोई और। तो ये क्या है? ये उस सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है आइए देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बेतहाशा दूंगा, आपके दिमाग के अंदर बिठा दूंगा पार्टिसिपल फ्रेज इंशाल्लाह। अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद अ पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो या आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो,
इट मॉडिफाइज अ सब्जेक्ट। अरे भाई ये तो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, खुद सब्जेक्ट नहीं होता। जेरंड खुद सब्जेक्ट था। इट मॉडिफाइज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, खुद नहीं होता ये। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। अब कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। बताओ सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। जब आप अपनी अकल से काम लेंगे, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, तो आपको पता चलेगा फ्लाइंग काइट्स, आई सा अ किड इन ब्लू जैकेट, तो मैंने देखा। तो बेटा अगर अल्लाह पाक ने अकल दी है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, ये खुद। अब ये वाला सब्जेक्ट, इसको डिस्क्राइब करना है, आई सा अ किड, ये सेंटेंस ये है, ये सेंटेंस। तो ये फ्लाइंग काइट्स क्या है, पतंगे उड़ाते हुए, ये फ्लाइंग काइट्स एक्चुअली इस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो जो चीज सब्जेक्ट को डिफाइन करे, अगर आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो, चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो, उसे हम बोलेंगे कि वो पार्टिसिपल फ्रेज है। अभी देखो एक और बात भी देखो, टीचिंग इंग्लिश, सर तनवीर टोल्ड अस अ स्टोरी। कमेंट सेक्शन में लिखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख दो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सो टीचिंग इंग्लिश सर तनवीर, अच्छे बच्चे ने लिख दिया कि सर सब्जेक्ट इसका सर तनवीर है, और टोल्ड अस अ स्टोरी। तो ये क्या है, टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश इस पूरे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। इंग्लिश पढ़ाते हुए सर तनवीर ने कहानी सुनाई। एक और जुमला देख लेते हैं, पैक्ड विद विटामिन्स, ऑरेंज इज अ हेल्दी फ्रूट, हेल्पफुल फ्रूट। अब ये वाला सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ऑरेंज, क्योंकि इसके बाद वो बार है, ऑरेंज इज अ हेल्पफुल फ्रूट। तो ये पैक्ड विद विटामिन्स, ये क्या चीज है, ये कर रहा है ऑरेंज को डिफाइन, ये बन जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। अब आपका मुझे ध्यान चाहिए और बड़ा शदीद ध्यान चाहिए, मैं आपको जेरंड फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में दोबारा फर्क बताने लगा हूं। ठीक है, जेरंड फ्रेज क्या था, यही मैं देखता हूं, टीचिंग इंग्लिश को देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। और मेरा बच्चा, मुझे जो चीज पसंद है, ये पूरी की पूरी चीज ऑब्जेक्ट बन गई, ये पूरी की पूरी चीज ऑब्जेक्ट बन गई, चीज का नाम बन गया, ये जेरंड फ्रेज है। एक और चीज देखो, टीचिंग इंग्लिश इज माय जॉब। अरे बेटा फिर से देखो, ये जो टीचिंग इंग्लिश है, ये पूरी की पूरी चीज सब्जेक्ट बन गई, ये जेरंड फ्रेज है, ये भी जेरंड फ्रेज, ये भी जेरंड फ्रेज। एक और चीज देखो, टीचिंग इंग्लिश आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। अरे बेटा दोबारा देखो, अब ये जो टीचिंग इंग्लिश है, ये इस वक्त सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, ये तो सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इसको बोलेंगे ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो आईएनजी वाले अब जो वर्ब्स हैं वो पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, जेरंड भी। जेरंड होंगे तो खुद सब्जेक्ट होंगे, खुद ऑब्जेक्ट होंगे, खुद सब्जेक्ट होंगे, खुद ऑब्जेक्ट होंगे। और पार्टिसिपल का मतलब है वो सब्जेक्ट कोई और है और ये पूरा फ्रेज उस सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, समझ आ गई है? तो हमने पढ़ा आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट को डिफाइन करे, फ्लाइंग काइट्स टीचिंग इंग्लिश, या थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट को डिफाइन करे, पैक्ड विद विटामिन्स, इनको बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। और अगर वो स्टार्ट हो रही है आईएनजी से लेकिन खुद सब्जेक्ट हैं या खुद ऑब्जेक्ट हैं तो जेरंड फ्रेज। कमेंट सेक्शन में लिखो समझ आ गई है सर। ठीक है, लो जी, प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। डन। इंफिनिटिव फ्रेज टू प्लस बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है। आईएनजी फॉर्म जो खुद नाउन हो या खुद नाउन बन जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करे।
ये पार्टिसिपल फ्रेज होगा। अब पार्टिसिपल फ्रेज को याद रख लिया आपने, तो एब्सोल्यूट फ्रेज इधर ही समझा देता हूं, वैसे तो आगे भी बता देता हूं। हमने पार्टिसिपल फ्रेज क्या पढ़ा था? आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होगा और किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, या थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होगा और किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा। यही पढ़ा, ये पार्टिसिपल फ्रेज थे। अब एब्सोल्यूट फ्रेज बताने लगा हूं, दिमाग के अंदर बिठा लो इसका स्ट्रक्चर। ऐसा फ्रेज जो आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है वो पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है वो भी पार्टिसिपल है। बस एब्सोल्यूट ये तब बन जाता है जब इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लग जाए, कोई नाउन या प्रोनाउन लग जाए इस आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म से पहले। फॉर एग्जाम्पल विलिंग, विलिंग, विलिंग से पहले फौरन मैंने लगा दिया गॉड विलिंग, आई शैल टॉप द एग्जाम्स। बेटा सब्जेक्ट कौन है इस पूरे सेंटेंस का? वो है आई, टॉप मैंने करना है। और ये जो गॉड विलिंग है ये है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। गॉड विलिंग, तो विलिंग क्या था? आईएनजी फॉर्म, और उससे पहले गॉड क्या लग गया? नाउन। तो नाउन प्लस आईएनजी फॉर्म, नाउन प्लस कोई भी थर्ड फॉर्म जो किसी सब्जेक्ट को डिफाइन करे, एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। आओ आओ जरा देखते हैं। ओहो इतना कुछ लिख दिया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज, क्या करता है? मॉडिफाई का मतलब एड्स इंफॉर्मेशन टू द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को डिफाइन करेगा, नॉट जस्ट वन वर्ड, एक वर्ड को डिफाइन नहीं करेगा। इट यूजुअली, देखो पिछले में भी जैसे गॉड विलिंग आई शैल टॉप द एग्जाम, ये गॉड विलिंग पूरे एग्जाम टॉप करने की बात हो रही है, पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, इसमें नाउन शुरू में आ जाएगा और अ प्रोनाउन भी आ जाएगा, फॉलोड बाय, इसके बाद क्या आएगा? बाद में आएगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कौन सा? आईएनजी वाला या थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। दोबारा बात करने लगा हूं, आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल है, इससे पहले एक नाउन लगा होगा या प्रोनाउन लगा होगा तो ये एब्सोल्यूट फ्रेज बन गया। जिंदगी आसान हो गई, गुलजार हो गई, खूबसूरत हो गई। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो सर मजा आ गया, एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं समझ आ रहा था, आज सर तनवीर से समझ आ गया कि आपका पार्टिसिपल फ्रेज और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगा है, कुल मिला के ये दोनों क्या बन जाएंगे? एब्सोल्यूट फ्रेज। और ये फ्रेज पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, स्टार्ट में कोमा लगा के आप इसको लगा देते हैं। अब वर्ब फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी, अच्छा जी, एंड एनी मॉडिफायर्स और ऑब्जेक्ट्स, किसी को भी ये डिफाइन कर रहा होगा जी, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रेजेस आर नॉट कनेक्टेड टू द मेन सेंटेंसेस विद अ कंजंक्शन एंड दे आर ऑफन सेट ऑफ बाय कोमा। कोमा से आप इसको सेपरेट कर देते हैं। हर आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हर चेस्ट, उस खातून ने अपनी बाजुएं यूं बांधी हुई थी। शी वॉच्ड द मूवी क्वाइटली, यानी लड़की बैठी हुई है और वो यूं बाजू बांध के मूवी देख रही है खामोशी से। हर आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हर चेस्ट, शी वॉच्ड। अब सेंटेंस ये है असल में, शी वॉच्ड द मूवी क्वाइटली। इस पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है, वो लड़की को डिफाइन कर रहा है कि उसकी बाजुएं उसने अपने सीने पे बांधी हुई है। हर आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस हर चेस्ट। द सन हैविंग सेट, ये पूरा जो होगा ये क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट फ्रेज। वी लिट द कैंप फायर, सेंटेंस ये है एक्चुअली, वी लिट द कैंप फायर। आई होप कि ये आपको सारा समझ में आ गया है। ये समझ आना बहुत जरूरी है। प्रेपोजिशन फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटिव फ्रेज इन्फिनिटिव से स्टार्ट होता है, जेरंड फ्रेज आईएनजी फॉर्म जो नाउन बन जाए उससे स्टार्ट होता है, पार्टिसिपल फ्रेज आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो कि सब्जेक्ट को डिफाइन करती है। एब्सोल्यूट फ्रेज में भी ये पार्टिसिपल आते हैं, लेकिन इससे पहले नाउन या प्रोनाउन का लगा होना जरूरी है। ये चीज आपको समझ में आ गई। स्ट्रक्चर वाइज डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फंक्शन वाइज। हम फंक्शन वाइज इसकी टाइप्स को देखेंगे। ओके, जब हम फंक्शन वाइज, इसका मतलब है कि कोई भी फ्रेज सेंटेंस के अंदर उसकी प्रेजेंस कहां है, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है।
तो ये हमारा अब इस पार्ट का काम होगा। तो सबसे पहले नाउन फ्रेज, जो नाउन का काम है वही नाउन फ्रेज का। एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम है वही एडजेक्टिव फ्रेज का। एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब का काम है वही एडवर्ब फ्रेज का। वर्ब फ्रेज जो वर्ब का काम है वही एडवर्ब का। अपोजिटिव फ्रेज मैं आपको डिफाइन कर देता हूं अभी। लेकिन पहले देखो नाउन का क्या काम होता है। नाउन का काम होता है सेंटेंस में या ये खुद सब्जेक्ट की जगह पे होता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है, फंक्शन इसका, ठीक है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है। एडजेक्टिव का काम होता है डिफाइन करना। किसको डिफाइन करना, डिफाइंस नाउन, या तो नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को। एडवर्ब का क्या काम होता है। एडवर्ब का काम क्या है, ये वर्ब को डिफाइन करता है या किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, यानी ये वर्ब को डिफाइन करता है या एडजेक्टिव को। वर्ब का क्या काम होता है, ये एक्शन शो करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आ जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है इन दोनों को मिलाएंगे तो ये वर्ब फ्रेज होगा, ठीक है। और अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है, ये भी एक्चुअली नाउन फ्रेज ही होता है। ये नाउन और नाउन, दो नाउन फ्रेजेस जब इकट्ठे पड़े होंगे तो ये अपोजिटिव फ्रेज होगा, क्योंकि अपोजिटिव का मतलब होता है डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। तो ये हम आगे जाके इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज की। मैंने वैसे आपको बिग पिक्चर इसकी दिखाई है। नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज हुज हेड वर्ड इज अ नाउन। ये एक ऐसा फ्रेज होता है जिसका हेड वर्ड नाउन होता है एंड इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर या ये सब्जेक्ट होगा या ये ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस के अंदर या ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखो, एक सब्जेक्ट देखो और एक ऑब्जेक्ट को देखो, और ये अंडरलाइन करके आ जाएगा आपको पेपर में। आपने बताना ये क्या, आपको पता चल जाना चाहिए क्या खरीदा गया था। टॉल बॉय बॉट अ रेड शर्ट। और भाई हेड वर्ड जिसमें नाउन आ जाए, जैसे ही नाउन आता गया ये बन जाएगा नाउन फ्रेज। इधर देखो, द टॉल बॉय, टॉल बॉय, ये जो बॉय होगा ये नाउन है। हेड वर्ड के आने से, हेड वर्ड यानी मेन वर्ड नाउन आ गया तो वो नाउन फ्रेज है। नाउन के आ जाने की वजह से वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। नाउन के आ जाने की वजह से नाउन फ्रेज बन जाएगा। एन इंटेलिजेंट बॉय टॉप द फाइनल एग्जाम्स। हेड वर्ड क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। हेड वर्ड क्या है कमेंट सेक्शन में लिखो। आपकी बाजुएं, आपकी उंगलियां थकनी नहीं चाहिए। मैंने वैसे सर्कल भी कर दिया है। बॉय है, इसमें एग्जाम्स है, तो ये पूरी बात किसके बारे में हो रही है, द फाइनल एग्जाम। कौन है इसका हेड, द फाइनल एग्जाम्स में मेन वर्ड कौन सा है, क्या द है, फाइनल है, ये एग्जाम्स है। तो भाई एग्जाम्स की बात हो रही है। टॉप क्या किया गया, द को, फाइनल को या एग्जाम्स को। तो हम कहेंगे सर एग्जाम्स को किया गया, फाइनल तो एग्जाम्स को डिफाइन कर रहा है। इसमें किसने टॉप किया, एन ने, इंटेलिजेंट ने या बॉय ने, तो बॉय ने किया। तो ये दोनों वर्ड तो बॉय के बारे में, और ये पूरे पार्ट को अंडरलाइन कर देंगे, ये बन जाएगा नाउन फ्रेज। ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज। ये पूरा पार्ट बन जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज आपको समझ में आ गई है। एडजेक्टिव फ्रेज बहुत आसान सी चीज, ये पीछे ही हम देख लेते हैं। देखो ये टॉल क्या था, बॉय को डिफाइन कर रहा था। अब इस पार्ट में से ही मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। इस पार्ट में से मैं सिर्फ इसको रख लूं, इसको रख लूं, बॉय को अंडरलाइन ना करता, तो ये पूरी की पूरी बात एक्चुअली बॉय को डिफाइन कर रही थी। इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे ही बॉय को अंडरलाइन करूंगा अब ये बन जाएगा नाउन फ्रेज, क्योंकि हेड वर्ड बन गया बॉय। बॉय को निकाल दूं तो एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे 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 फिर से बात करते हैं सब, फिर से ये बात समझा दें। इधर देखो, अब मैं एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन करता हूं। ये द टॉल है क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है, आर रेड डिफाइन कर रहा है, एन इंटेलिजेंट डिफाइन कर रहा है, द फाइनल डिफाइन कर रहा है। नाउन को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज डिफाइन करता है नाउन को या प्रोनाउन को। तो बाकी जो पार्ट बचा है वो एडजेक्टिव फ्रेज है ना। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। क्या है, एन एडजेक्टिव फ्रेज अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन को डिफाइन कर देगा या नाउन वेरिएंट को, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, द बॉय इन रेड शर्ट। अब ये जो इन रेड शर्ट है, चाहे ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये इन रेड शर्ट किसकी बात हो रही है, सर ये बात हो रही है इस लड़के की। चूंकि ये पूरा फ्रेज डिफाइन कर रहा है उस लड़के को, इसको हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। सर 3-4 एग्जांपल्स और दे दें। आई सॉ अ वेरी
ब्यूटीफुल गर्ल इन द पार्क। आहा, तो फिर हुआ क्या? हुआ वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैंने देख लिया। A very beautiful, ये सारी बात किसके बारे में है सर? ये सारी बात इस लड़की के बारे में है। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। हाँ सर, हमें समझ आ गई है। ऐसे वर्ड्स यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी नाउन को डिफाइन करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ऊपर इन रेड शर्ट था, यहां पे अ वेरी ब्यूटीफुल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्ब फ्रेज ये क्या करता है? ये डिफाइन करता है वर्ब को। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। जो एडवर्ब का काम है, एडवर्ब का काम है किसी भी वर्ब को डिफाइन करना, एडवर्ब का काम है किसी भी एडजेक्टिव को डिफाइन करना, तो वो एडवर्ब हो जाएगा। एग्जांपल्स, ही इज सिटिंग, कहां देखो एडवर्ब बताता है कि एक्शन कहां हुआ, एडवर्ब बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, हाउ, वेयर, व्हेन, मैनर, प्लेस, टाइम। हाउ, वेयर, व्हेन या व्हाई, क्यों हुआ। हाउ, वेयर, व्हेन ये एडवर्ब होता है। ही इज सिटिंग, कहां इन द क्लास, चाहे प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर वाइज प्रेपोजिशनल है, फंक्शन वाइज एडवर्ब है। इन द क्लास, सिटिंग वेयर इन द क्लास, जो वेयर का आंसर कर रहा है। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव जो था वो भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था। एडजेक्टिव विच का आंसर करता है, एडवर्ब चार चीजों का आंसर करता है, हाउ, वेयर, व्हेन या व्हाई। तो ये देखो, इन द क्लास, दे वर वेंट टू कॉलेज, व्हेन अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एडवर्ब फ्रेज। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बड़ी मजे की एग्जांपल है जी। मैं क्या देता हूं, मैं ये वाली एग्जांपल लिखता हूं, ही बोट अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कार। इसको समझो, मैंने जो खरीदा है वो कार है। अगर मैं अंडरलाइन करता हूं इतना पार्ट, अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कार, क्योंकि बात हो रही है किस चीज की? कार की। इसको मैं बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट बन गया नाउन, एनपी, नाउन फ्रेज। अब मैं अगर इसको अंडरलाइन कर देता हूं, कितना पार्ट? ध्यान दो, अगर मैं करता हूं अ वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, अब क्या बना? अब कार को मैंने बीच में से निकाल दिया। अब क्या बना सर? ये तो बात कार की हो रही है, तो ये बन जाएगा एडीजेपी, एडजेक्टिव फ्रेज। आहा सर क्या बात है। फिर हम एक और काम करते हैं, वो कौन सा काम है? कलर मैं रख लेता हूं ब्लू, और फिर अब मैं करता हूं अ वेरी ब्यूटीफुली तक इसको अंडरलाइन। अब देखो ये डेकोरेटेड एडजेक्टिव था, तो अब डेकोरेटेड भी बाहर निकल गया, तो ये अब वेरी ब्यूटीफुली किसके बारे में बात हो रही है? क्या कार की बात हो रही है? नहीं, अब डेकोरेटेड की बात हो रही है कि सजाई गई थी इंतहाई ज्यादा खूबसूरत तरीके से। तो ये बात है, ये चूंकि एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही है, और जो चीज एडजेक्टिव को डिफाइन करती है उसको बोलते हैं एडीवीपी, एडवर्ब फ्रेज। एनपी नाउन फ्रेज, एडीजेपी एडजेक्टिव फ्रेज, एडीवीपी एडवर्ब फ्रेज। ये याद रख लेना आपने, एक ही सेंटेंस के अंदर तीन फ्रेजेस को हमने सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। बल्कि एक नाउन, इसका मतलब हुआ नाउन फ्रेज सबसे बड़ा फ्रेज होता है, उसके अंदर एडजेक्टिव भी होता है, उसके अंदर एडवर्ब भी होता है। ये अगली बात सीख ली आपने क्या बात है सर, तनवीर ने तो ये बात भी सिखा दी कि नाउन फ्रेज के अंदर सारे फ्रेजेस आ सकते हैं। वो आ गए आपके सामने, आपको समझ भी आ गई है। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। तो फ्रेज का ट्री भी होता है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा हल्का बता दिया। ये बात आपको समझ में आ गई है कि एडवर्ब फ्रेज है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, फिर ऊपर से नाउन फ्रेज है। अब हम पढ़ते हैं वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज जिसमें वर्ब आ रहा है वो वर्ब फ्रेज है। हाँ, वर्ब के साथ सब्जेक्ट आएगा तो फिर ये फ्रेज रहेगा नहीं। ये शुरू में हमने कहा था वर्ब फ्रेज, वर्ब और सब्जेक्ट इकट्ठे आ जाएं तो वो तो फिर फ्रेज नहीं रहेगा, वो तो कुछ और बन जाएगा।
फ्रेज के लिए जरूरी है सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे ना आए। तो याद रखें इसके अंदर क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड एनी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। एनी ऑक्सिलरी का मतलब है मॉडल वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी, दैट प्रीसीडेड। इट कैन आल्सो इंक्लूड एनी मॉडिफायर्स दैट डायरेक्टली रिलेट टू द वर्ब। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना सा पार्ट, इसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन मेन बात ये है कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लाजमी होने चाहिए, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये लाजमी होने चाहिए। तो पूरा अब इस वक्त एग्जांपल्स के अंदर कौन सा है वर्ब फ्रेज, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ ये सारा वर्ब फ्रेज है, यहां से स्टार्ट हुआ ये सारा वर्ब फ्रेज है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता है। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एडवर्ब फ्रेज वर्ब को या एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। वर्ब फ्रेज में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। अब आते हैं एपोजिटिव फ्रेज, आसान है, बस याद रख लो दो नाउन फ्रेजेस आ गए हैं साथ साथ। सर तनवीर इंग्लिश टीचर, टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी, दोनों आ गए। सर तनवीर इंग्लिश टीचर, ये दोनों साथ साथ है। मैंने लिखा सर तनवीर टीचेस अस इंग्लिश, लेकिन आप सर तनवीर टीचेस एफिशिएंटली, ये जुमला है, आप जिसको बता रहे हैं उसको नहीं पता कि ये कौन है। आप कहते हैं सर तनवीर आवर इंग्लिश टीचर। अब आवर इंग्लिश टीचर भी नाउन फ्रेज है, सर तनवीर भी नाउन फ्रेज है, दोनों साथ साथ पढ़े हैं। आप आवर इंग्लिश टीचर आपने इसलिए लिखा ताकि आप सर तनवीर को के बारे में मजीद मालूमात दे सकें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकें। दो नाउन फ्रेजेस हैं, दोनों नाउन फ्रेजेस हैं, सर तनवीर भी नाउन फ्रेज है, इंग्लिश टीचर भी नाउन फ्रेज है। जब दो नाउन फ्रेजेस साथ साथ पढ़े होंगे तो उनको बोलते हैं एपोजिटिव फ्रेज। एपोजिशन, डेफिनेशन, दो नाउन फ्रेजेस साथ साथ पढ़े हैं, एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, टू नाउन फ्रेजेस प्लेस साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, व्हेन वन एक्सप्लेन्स द अदर दे आर कॉल्ड अपोजिटिव फ्रेजेस। माय स्टूडेंट, ये एक एनपी नाउन फ्रेज। द टॉपर ऑफ एमडीकैट, एक और एनपी नाउन फ्रेज। लेकिन अब ये अंडरलाइन होके आपको पेपर में आ गया, आपने देखा ये भी नाउन फ्रेज है, इससे पहले भी नाउन फ्रेज लिखा है, इसको हम बोलेंगे कि ये डिफाइन कर रहा है, इसको बोलेंगे एपोजिटिव फ्रेज, एपोजिटिव फ्रेज बोलेंगे। और देखो शाहिद अफरीदी, एक नाउन फ्रेज। द फॉर्मर कैप्टन, पुराना कैप्टन, दोनों नाउन फ्रेजेस साथ साथ पढ़े, एक एनपी एक और एनपी, दोनों को साथ साथ रखा है। ये फॉर्मर कैप्टन सिर्फ इसको डिफाइन करने के लिए आया है, इसको हम बोलेंगे कि ये एपोजिटिव फ्रेज है, ये एपोजिटिव फ्रेज है। अब फ्रेजेस की टाइप्स पूरी हो गई है। पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि जो फ्रेज स्टार्ट होता है कि जिस वर्ड से वही उसका नाम है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो प्रेपोजिशनल, इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो इन्फिनिटिव, जेरेंट से स्टार्ट हो जेरेंट, पार्टिसिपल से स्टार्ट हो पार्टिसिपल, और साथ हमने पढ़ लिया एब्सोल्यूट फ्रेज। अब हमने पढ़ा फंक्शन वाइज, फंक्शन वाइज में पढ़ा जो नाउन का फंक्शन है वही नाउन फ्रेज का है, एडजेक्टिव का जो फंक्शन है वही एडजेक्टिव फ्रेज का है, एडवर्ब का जो फंक्शन है वही एडवर्ब फ्रेज का है, वर्ब का जो फंक्शन है वही वर्ब फ्रेज का है। और अब हमने पढ़ लिया एपोजिटिव फ्रेज। ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आपने याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे क्लॉजेस। जी, तो फ्रेजेस पढ़ लिए, अब हम क्लॉजेस को स्टार्ट करेंगे। और क्लॉजेस के लिए एक नंबर पे सबसे पहले जो डिफरेंस है वो फ्रेजेस और क्लॉजेस का, वो वन वर्ड का वही डिफरेंस है जो हमने फ्रेज की डेफिनेशन में पढ़ा। फ्रेज की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं आने चाहिए, इसके लिए आवश्यक है, जरूरी है, क्लॉज के लिए जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आए। ये देखो ये देखो, ये मजे की चीज है, ये इसको सेंटेंस ही समझ लो पूरे को, ये पूरे दरख्त को सेंटेंस समझ लो। इसमें क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। जरा देखिए इसमें डिफरेंस आने लगा डेफिनेशन का भी। ये फ्रेज था, छोटा सा पौधा जो था, फ्रेज क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए। दो इसकी टाइप्स हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट, आजाद, खुद मुख्तार, फेमिनिस्ट।
आजादाना, बिल्कुल ठीक है। शी रैन फास्ट, ये अकेला रहे तो इसकी समझ आ जाती है, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ये आजाद नहीं है। इसकी तब समझ आएगी जब इसके साथ मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज लगेगा। ये अकेला है बिकॉज शी वॉज लेट। देखो, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, है वो क्लॉज। क्लॉज के लिए जरूरी है उसमें सब्जेक्ट भी हो, उसमें वर्ब भी हो। अब अगर वो अकेला सस्टेन कर सकता है तो वो इंडिपेंडेंट है, अगर अकेला सस्टेन नहीं कर सकता तो वो डिपेंडेंट है। दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब है, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब है। डेफिनेशन देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। आई एम स्टडिंग, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे तो ये बन जाएगा क्लॉज। आहा, ये देखो मजे की बात है। व्हाट डू यू कॉल अ काउ दैट फेल इन अ होल, ये बन गया पूरा क्लॉज। आगे से वो जवाब देती है आ होल, होल होल पता है ना क्या होता है, आ होली काउ। तो ये डबल मीनिंग बात बन गई है कि होली काउ उसने कहना था, आ होली काउ। जवाब भी उसने दे दिया और थोड़ा सा उसने उसके अंदर ये होल भी क्रिएट कर दिया। अब ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर है, हम इसको अपने अपने मकसद के लिए यूज करते हैं। इनकी बंदर की और गाय की जो बातें हैं उनको अपने अपने मकसद के लिए यूज कर लेते हैं। ये बन गया एक फ्रेज, चाहे जरा ये एक मजे का फ्रेज है, इडियोमैटिक, आहोली काओ, ठीक है। और दूसरा ये वाला क्या बन गया, ये क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन की तरफ। फ्रेज ये था जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, उसकी सारी टाइप्स पढ़ ली। क्लॉज वो है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट शी सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो वो क्लॉज होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। मेन यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, अभी मैंने वो पिक्चर जो ट्री वाली थी उसमें बताया, जो कंप्लीट सेंस देता है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ये वो है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता। ये देखो, सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए और इसमें कोई भी अधूरापन नहीं आना चाहिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश, बात पूरी, अधूरापन नहीं है। बिकॉज इट इज माई सब्जेक्ट, अगर मैं यही बात कहूं बिकॉज इट इज माई सब्जेक्ट, इतनी बात कहूं, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, बिकॉज इट इज माई सब्जेक्ट, आधी अधूरी बात है सर। आप आगे कुछ फूटे या कुछ पीछे फूटे, कुछ कहें तो सही, बिकॉज इट इज माई सब्जेक्ट तो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो ये क्या चीज है, इसमें आधी अधूरी बात होती है, इसमें भी सब्जेक्ट होता है, इसमें भी वर्ब होता है, बट इट स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड इट नेवर गिव्स कंप्लीट सेंस। सो इट ऑलवेज गिव्स व्हाट, इट ऑलवेज गिव्स इनकंप्लीट थॉट। इसमें अधूरापन होगा। जैसे ये देखो, ये देखो, ये है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऑल दो ही वर्कड हार्ड, और मैं बात यहां पे ही छोड़ देता हूं। आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, लेकिन बात पूरी नहीं हुई, अधूरापन नजर आ रहा है, इसको पूरा करें। इनकम्प्लीट है, अधूरापन है, मजा नहीं आ रहा, पूरा बात करें ना। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, तो आगे लिखे ना ही फेल्ड, तो वो बन जाएगा कंप्लीट थॉट, फिर बनेगी जाके। अभी ये इनकम्प्लीट थॉट है। या मैं लिखता हूं इफ ही इनवाइट्स मी, बस अगर इतना लिख दिया इफ ही इनवाइट्स मी, तो ये अधूरापन है, ये अधूरापन है। सो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में दो तरह के आगे, इंडिपेंडेंट पूरापन और ये अधूरापन, डिपेंडेंट अधूरापन। वो उसकी कंप्लीट सेंस आती है, आजाद है, इसकी कंप्लीट सेंस नहीं आएगी, और दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। सो मेन क्लॉज की अब हम डेफिनेशन पढ़ने लगे, क्योंकि पहले मेन क्लॉज पढ़ेंगे फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज क्या कहता है, क्लॉज दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा स्ट्रक्चर। एवरी मेन क्लॉज विल फॉलो, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, पूरी सेंस, कंप्लीट थॉट। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, वर्क वर्ब हो गया, कंप्लीट थॉट। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहता है, डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस।
डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या होगा? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर। देखो कैसे उसने जंप मार के है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी पहले नंबर पे, यहां कंजंक्शन आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और अधूरा अधूरा अधूरापन। बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, माय डॉग सब्जेक्ट लव्स पिज्जा क्रस्ट। तो अब ये क्योंकि मेरे कुत्ते को पिज्जा क्रस्ट पसंद है, तो फिर बात पूरी करो, ये तो अधूरी है। ठीक है, तो ये अधूरी बात है, इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होना है ना उसने, देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है आपको दिमाग में बिठाने के लिए। आफ्टर दाओ, देखो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट भी आना चाहिए, वर्ब भी आना चाहिए, अधूरापन फिर आएगा। सिर्फ आफ्टर एज अ प्रेपोजिशन आएगी तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। आफ्टर ही कॉल्ड मी, आफ्टर ही हैड कॉल्ड मी, बिफोर ही इनवाइटेड मी। अब ये बन रहा है क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूरी है, और फिर ये अधूरापन देगा। अगर ये आ जाता ना बिफोर कॉलिंग मी, बिफोर गोइंग देयर, अब ये सब्जेक्ट और वर्ब तो आ नहीं रहे, तो ये फ्रेज होता। हाँ, ये हर किसी को समझ नहीं आती, आपको अब समझ आ गई है कि आफ्टर और बिफोर के साथ सब्जेक्ट भी आए, वर्ब भी आए, अधूरापन डेफिनेटली खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि पूरी सेंस नहीं आएगी। आफ्टर ही हैड कॉल्ड मी, तो ये क्लॉज होगा, वो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दाउ, इफ, इन ऑर्डर दैट, once, provided that, rather than, since, so that, then, that, thou, unless, until, when, whenever, where, whereas, whenever, फिर से आ गया, whether, while, why। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस याद रख लेना है, नाम भी याद रखना है और काम भी याद रखना है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज जब बनाती हैं ये, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब इसी डिपेंडेंट क्लॉज की, ये वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज हमने पढ़ा है, ये देखो इसकी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, 1, 2 स्ट्रक्चर, 3 एग्जांपल, 4 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड 5th पे उसकी टाइप्स पढ़े हैं। तो ये एक्चुअली अभी तक क्या चल रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज। दोबारा बात करते हैं, 1 डेफिनेशन, 2 स्ट्रक्चर, 3 एग्जांपल, 4 इसकी कंजंक्शंस पढ़ ली, एंड 5 पे डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स। तो बेटा जैसे फ्रेजेस की टाइप्स थी ना फंक्शन वाइज, इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज की भी नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, बस। और उसी तरीके से नाउन क्लॉज पूरा का पूरा नाउन की जगह पे, एडजेक्टिव क्लॉज पूरा का पूरा किसी नाउन के फौरन बाद आएगा जिसको डिफाइन कर रहा होगा, कोई भी नाउन जिसको वो डिफाइन करेगा। एडवर्ब क्लॉज तो वही 4 चीजों का जवाब देगा, इसमें हैक्स भी बताऊंगा याद रखने के लिए, क्योंकि क्लॉजेस की आइडेंटिफिकेशन भी एग्जाम में आनी है, तो ध्यान दो, क्योंकि टेस्ट भी लूंगा मैं आपका, आज ही टेस्ट हो जाना है। ठीक है, आओ जरा देखो, तो नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज स्टार्ट्स with a relative pronoun and functions as a noun, यानी ये पूरा का पूरा क्लॉज जो कि डिपेंडेंट है, जिसकी कंप्लीट सेंस नहीं आती, ये पूरा का पूरा क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आएगा या एज एन ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा सेंटेंस के अंदर। पूरा का पूरा क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आएगा या एज एन ऑब्जेक्ट आएगा। He said that he was, that से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। उसने क्या कहा? अब जो उसने कहा, ये पूरी की पूरी चीज क्या आ गई? ये आपकी बन गई नाउन क्लॉज। है क्या है? नाउन क्लॉज कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। ये व्हाट का आंसर करता है। व्हाट डिड ही से, जवाब आएगा ये, जवाब आएगा ये, व्हाट डिड ही से। तो व्हाट एक हैक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आलिया को ले आते हैं, आलिया नोज, आलिया नोज हाउ टू, हाउ टू नहीं, हाउ ही, आलिया knows
आलिया knows how Ali has passed the test. अब ये how Ali has passed the test, ये what का आंसर कर रहा है. What does Alia know? आप कहेंगे how Ali has passed the test. इसको बोलेंगे ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज हो गया. वजह इसको भी आपने स्क्रीनशॉट कर लेना है. आलिया नोज व्हाट. व्हाट डज आलिया नो? आलिया नोज व्हाट. व्हाट व्हाट की जगह पर नाउन क्लोज आता है. व्हाट की जगह पर नाउन क्लोज आता है. व्हाट की जगह पर नाउन क्लोज आता है. और नाउन क्लोज के बारे में क्वेश्चन व्हाट से बन सकता है. तो आपने जब भी अंडरलाइन पार्ट को देख रहे हैं, अगर तो वो व्हाट का आंसर बन रहा है या उसकी जगह पे व्हाट लगा के देखो, फिर भी बात बनती है. आलिया नोज व्हाट, ही सेड व्हाट, तो ये नाउन क्लोज होगा. समझ आ गई? व्हाट के साथ इसका ख्याल रख लेना है. पक्की बात कर लो, व्हाट के साथ. व्हाट का आंसर करता है. तो डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गई, हैक हो गया, नाउन क्लॉज कंप्लीट हो गया. अब हम चलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ. एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. ये नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को, इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. इट स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन, यानी दैट विच हुम या हु से स्टार्ट होता है. आई लाइक द पेंसिल, जुमला ये है आई लाइक द पेंसिल. ये पेंसिल नाउन आ गया. इस पूरे नाउन को डिफाइन कर रहा है ये वाला क्लॉज. कौन सी पेंसिल? दैट माई ब्रदर बॉट फॉर मी. ये सारी की सारी बात किसके बारे में है? पेंसिल के बारे में. और हैक क्या है? ये विच का आंसर करता है. विच का आंसर करता है. विच पेंसिल डू आई लाइक? आंसर ये है दैट माई ब्रदर बॉट फॉर मी. विच पेंसिल डू आई लाइक? दैट माई ब्रदर बॉट फॉर मी. आसान, समझ आ गई है? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो. She is the girl who topped the exams. अब ये who topped the exams किसके बारे में बात हो रही है? सर ये तो गर्ल के बारे में बात हो रही है, जो ये नाउन है. तो which girl is she? which का मतलब चुड़ैल भी होता है. चुड़ैल, ये ना हो कि आप विच सर कह रहे थे, लड़कियों को सर चुड़ैल कह रहे थे. ये नहीं मैं कह रहा. मैं कह रहा हूं विच का आंसर ये वाले विच, वो विच WITCH होता है, ये WHICH है. विच गर्ल, आंसर इज हु टॉप द एग्जाम्स. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज बाहर पड़े हुए किसी नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को डिफाइन करता है. ये तो आसान है, इसको पहचानना बहुत आसान है. बाहर कोई नाउन पड़ा होगा या प्रोनाउन पड़ा होगा, पूरा क्लॉज उस नाउन के बारे में होगा. इसको पहचानना आसान है. तो डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया, हैक हो गया. अब आते हैं एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना था, व्हाट का आंसर कर रहा था. ये विच का आंसर कर रहा था, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा था. ये एडवर्ब क्लॉज है. ये एक्शन के बारे में बताएगा 4 चीजें कि एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ. चारों बताएगा. ये जरूरी नहीं है अगर ये इसके बारे में बता रहा है तो ये भी एडवर्ब क्लॉज है, ये आ जाए ये भी एडवर्ब है, ये आ जाए ये भी एडवर्ब है, ये आ जाए एडवर्ब है. इसका मतलब है कि एक्शन के बारे में जब 4 चीजें बताने वाला, ये था व्हाट का आंसर, ये था विच का आंसर, और ये है हाउ का आंसर भी करता है, वेयर का आंसर भी एडवर्ब करता है, व्हेन का आंसर भी एडवर्ब करता है, व्हाई का आंसर भी एडवर्ब करता है. लकीर के फकीर मत बनना. ये ना हो आप ये सोचने लग जाए ये व्हाट से स्टार्ट होता है, ये विच से स्टार्ट होता है और ये इनसे स्टार्ट होता है. ऐसी मैंने कोई बात नहीं की. मैंने कहा है ये व्हाट का आंसर करता है, ये विच का आंसर करता है, और ये हाउ का आंसर करता है, वेयर का आंसर करता है, व्हेन का आंसर करता है, या व्हाई का आंसर करता है. आओ जरा देखते हैं, खेलते हैं इसके साथ. Adverb clause functions as an adverb in the sentence and starts with a relative pronoun or subordinate. अच्छा अगली बात, subordinate conjunction because. देखो कुछ रट्टा लगा लो. Because, although, though, since, even if, even though, इनसे जो if, after, before, इनसे जो स्टार्ट होगा ये तो होंगे ही एडवर्ब.
सीधी बात, इनसे जो स्टार्ट होंगे ये होंगे एडवर्ब। अच्छा, अब आ जाओ इस बात की तरफ, ही वॉश्ड हिज हैंड्स आफ्टर ही हैड टेकन हिज मील। अब देखो तो ये व्हेन का आंसर कर रहा है। जो मैंने 4 चीजें बताई थी वो क्या थी? हाउ, दूसरी थी ये होता है मैनर, ये मैनर है, ठीक है। दूसरी थी वेयर, ये होती है प्लेस। तीसरी थी व्हेन, ये होता है टाइम। चौथी थी आपकी वाई, ये होती है रीजन। फिर हाउ ऑफन, ये होती है फ्रीक्वेंसी, ये भी हाउ आ गया। ये एक और आ गया हाउ मच, ये होता है डिग्री। ये सारे एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब क्लॉज कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई, रीजन, व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस, हाउ, मैनर, हाउ मेनी, फ्रीक्वेंसी, हाउ मच, डिग्री। हैड भी हो गया। और वो मैंने रट्टा भी बता दिया कि जब बिकॉज से स्टार्ट हो, सिंस, बिकॉज, दाउ, ऑल्दो, इफ, इवन सो, एज, बिफोर, आफ्टर, इनसे जो स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, वो होगा ही एडवर्ब। सिंपल इज दैट। ये बात हमें समझ में आ गई। लो जी, हमने फ्रेजेस पढ़ लिए, उसकी सारी टाइप्स पढ़ ली। क्लॉजेस पढ़ लिए, उसकी सारी टाइप्स पढ़ ली। अब मैं जो सेंटेंस पढ़ाने लगा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे ना, वहां पे इसका अमल फिर से शुरू होगा। इसमें 2 बातें आपने याद रख लेनी है, एक मेन जो कंप्लीट सेंस देता है, एक डिपेंडेंट जो कंप्लीट सेंस नहीं देता। ये दोनों बातें अब आपने याद रखनी है, इससे मैं आपको ये समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये डेफिनेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये क्या कहता है? कहता है सेट ऑफ वर्ड्स होगा ये दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। सेंटेंस का कंप्लीट होना जरूरी है। देखो, फ्रेज सेंस में कंप्लीट नहीं था। क्लॉज में 2 टाइप्स थी, एक जो कंप्लीट सेंस दे रहा था वो इंडिपेंडेंट था, जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था तो वो भी क्लॉज, वो डिपेंडेंट था। सेंटेंस का मतलब है ये कंप्लीट है, सेंटेंस है ही कंप्लीट, ठीक है। A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate. इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट क्या बला का नाम है वो मैं समझा देता हूं, ठीक है। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, या तो ये स्टेटमेंट हो सकता है जिसको डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे आगे जाके, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये एक्सक्लेमेशन यानी फीलिंग्स हो सकती हैं, ये ऑर्डर हो सकता है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लॉज। अब क्लॉज आप पढ़ चुके हो, इसमें मेन क्लॉज होना लाजमी है, एंड समटाइम्स 1 और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। मेन क्लॉज के साथ कभी एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। तो इसका पैटर्न क्या बना? पैटर्न ये बना, यानी स्ट्रक्चर ये बना कि इसमें मेन क्लॉज होना जरूरी है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। इसके साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन मेन क्लॉज का होना जरूरी है, मेन क्लॉज का होना जरूरी है। जरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, ये देखो, सेंटेंस का मतलब है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी आए। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को तो पता है एक्शन परफॉर्म करे। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है पहले नंबर पे, और वर्ब के बाद जिस पे वर्ब हो रहा है ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, वो आ सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बना? स्ट्रक्चर मैं यहां बनाने लगा हूं कि सब्जेक्ट एक पार्ट है, सब्जेक्ट ये एक पार्ट है सेंटेंस का, ये पूरा सेंटेंस है उस सब्जेक्ट का, सेंटेंस का एक पार्ट है सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट हो गया सेपरेट, इस प्रेडिकेट के अंदर एक जो बेसिक पार्ट है वो है वर्ब, यानी ये वर्ब इसके अंदर प्रेडिकेट के अंदर आना ही आना है, ये इसके अंदर आना ही आना है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ाने लगा हूं आपको। सब प्रेडिकेट, ये पूरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर एक पार्ट आना है, वर्ब आना ही आना, ये फिक्स है।
वर्ब के बाद प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो कि प्रेडिकेट का ही पार्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब भी नहीं है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, वो भी नहीं है तो कुछ भी ना हो, लेकिन वर्ब का होना जरूरी है। अब ये वाला जो आपको टेबल मैंने बनाया है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का होना आवश्यक है, फिर प्रेडिकेट भी, और प्रेडिकेट में जो मेन चीज है, जो बेसिक चीज है, वो वर्ब। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब तो सेंटेंस का मेन पार्ट हो गए। अब उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है। इस स्ट्रक्चर की अब हम प्रैक्टिस करेंगे यहां। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं एग्जांपल्स के साथ कि भाई एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए, वो है सब्जेक्ट। पहले हम इसको कर देते हैं जी रेड के साथ, कर देते हैं सब्जेक्ट को, ये रेड, ठीक है। जवेरिया इसमें सब्जेक्ट है, बिलाल यहां सब्जेक्ट है, समाविया इधर सब्जेक्ट है, शी इधर सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अब अगली बात है क्या होना, अगली बात है पूरा प्रेडिकेट है, पूरा प्रेडिकेट है, ये सारा प्रेडिकेट है, ये सारा प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट का एक कांस्टेंट कॉमन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्ब। तो प्रेडिकेट का कॉमन पार्ट है वर्ब, कॉमन पार्ट है वर्ब, कॉमन पार्ट है वर्ब, और ये भी कॉमन पार्ट है वर्ब। प्रेडिकेट ये अंडरलाइन पार्ट है प्रेडिकेट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर में समझा रहा हूं आपको, सब्जेक्ट और बाकी सारा पार्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का एक कॉमन पार्ट वर्ब, सब में वर्ब आएगा, यानी प्रेडिकेट में वर्ब का आना आवश्यक है, कंपलसरी है, लाजमी है, जरूरी है। लेकिन अब देखो वर्ब के अलावा क्या क्या हो सकता है। वर्ब के अलावा इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब के अलावा इसके अंदर, वर्ब के अलावा इसके अंदर और क्या हो सकता है, भाई ब्लू नहीं करना, हमने ब्लू नहीं करना। आई एम सॉरी बाबू, बाबूजी आई एम सॉरी। इसको हम ग्रीन कर चुके हैं, इसको हम रेड ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं जी, व्हाइट। तो ये क्या पार्ट है, ये है जी इसका कॉम्प्लीमेंट, जिसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ई वाला कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ एडवर्ब भी हो सकता है, और एडवर्ब के लिए हम पर्पल ले आते हैं, एडवर्ब आ गया। और इसके अलावा इसके साथ क्या हो सकता है, इसके अलावा हम ब्लैक ले आते हैं, अगर आपको नजर आए तो ये होगा जी प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेडिकेट में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें प्रेडिकेट का हिस्सा है। प्रेडिकेट के साथ जो बेसिक चीज है वो सब्जेक्ट आना है। तो अब आप इस चीज को देखो, अब आपको ये सारी चीज समझ आ जाएगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, बाकी सारा पार्ट प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में वर्ब आना ही आना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। बात सीधी सी आसान सी हो गई। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में स्ट्रक्चर वाइज जब आपने समझनी है ना, तो मैंने आपको कहा था कि दो बातें हैं, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका आपको पता होना चाहिए, और एक है डिपेंडेंट क्लॉज, इसका आपको पता होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट का पता होना चाहिए और एक डिपेंडेंट का पता होना चाहिए, यानी इन दो बातों का, इन दो चीजों का आपको पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। कंप्लीट सेंस देता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज मिनट लगना समझ आ जानी है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज। चार है जी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये जो दोनों है, ये तो आपको देखो, सेंटेंस में इंडिपेंडेंट का होना तो जरूरी है, सब में इंडिपेंडेंट आएगा, इन दोनों में शुद्ध होगा ही इंडिपेंडेंट। वैसे बता देता हूं, समराइज कर देता हूं। अकेला इंडिपेंडेंट जब आता है एक, तो वो है सिंपल। जब दो इंडिपेंडेंट आएंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगे, तो वो बन जाएगा कंपाउंड। एक अकेला इंडिपेंडेंट है तो सिंपल, दो इंडिपेंडेंट है तो कंपाउंड, दो चीजें मिलती हैं तो कंपाउंड बन जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसके अंदर डिपेंडेंट की एंट्री हो जाएगी,
और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मतलब है अब 3 क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट है और 2 डिपेंडेंट हो जाएंगे, या 2 इंडिपेंडेंट है और 1 डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की कहानी यहां पे बिगड़ेगी। नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं, मैं आपको सारा समझाने लगा हूं यहां पे। अब दोबारा से सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इकलौता एक वाहिद इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सिंपल सेंटेंस होता है, वाहिद अकेला सिंपल सेंटेंस होता है। अच्छा जी, समझ आ गई सर। ये ही वर्क्स हार्ड, सिंपल सेंटेंस। अली, अहमद एंड अकरम, एंड चाहे आ गया इसमें, लेकिन ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंपाउंड है, लेकिन सेंटेंस क्या होगा? क्योंकि 3 लोग एक ही काम कर रहे हैं, लाइक टू वर्क टुगेदर। ये हो गया सिंपल सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई एक सब्जेक्ट है, ईट स्लीप एंड एंजॉय माई लाइफ, खाता हूं पीता हूं जिंदगी एंजॉय करता हूं, ईट स्लीप एंड एंजॉय माई लाइफ। ये क्या हो गया? कंप्लीट पूरा सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट मल्टीपल वर्ब कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट कई काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ये वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बन जाता है? सिंपल सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई? आलिया वर्कड फॉर हर फैमिली, आलिया अपने घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए काम करती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं वन इंडिपेंडेंट क्लॉज की। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस है। इस सिंपल का मतलब ये नहीं समझना कि सादा और बाकी सारे कढ़ाई वाले हैं, ये सादा है बाकी कीमे वाले आलू वाले नान है, ऐसा नहीं है। ये सादा सिंपल सेंटेंस है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल। ये अब क्या होगा? ये होगा जी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड जॉइंड बाय को सेमीकोलन भी हो सकता है, सेमीकोलन से जोड़ दो, या टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉलन से जोड़ दो। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेमीकोलन से जोड़ दो या कॉलन से जोड़ दो, या किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दो, या किसी कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ दो। कंजंक्टिव एडवर्ब वो कौन से होते हैं? जैसे कि हाउ एवर, मोर, ओवर, फर्दर, मोर। अब जब ये जोड़ेंगे ना तो इसमें सेमीकोलन भी आएगा, सेमीकोलन भी आएगा, ठीक है। हाउ एवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, अदरवाइज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आप कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ो तो पहले सेमीकोलन आता है, बाद में कोमा आता है। तो सेमीकोलन आ गया, सेमीकोलन से जोड़ दो, कोलन से जोड़ दो, या कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ दो, या ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में फैन बॉयज आ गया। लड़कियां ना उदास हो सर, लड़के ही फैन होते हैं क्या, लड़कियां नहीं होती? ये तो मैं समझाने के लिए फैन बॉयज लाया हूं। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने जोड़ा इनमें से किसी एक वर्ड के साथ, और उससे पहले कोमा भी लगा देना है। इधर भी पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इधर भी पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, बीच में से इनमें से कोई एक वर्ड होगा और उस वर्ड से पहले कोमा लगा होगा। इसको बोलेंगे ये सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंस। क्लैपिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। समझ आ गई है भाई? मैंने कहा था, गारंटी दी थी समझ आएगी। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो आपको बताया था क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसकी कंप्लीट सेंस आती है। एग्जांपल, ही वर्क्स हार्ड, कोमा लगाना है। ये देखो, ये ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू पास द एग्जाम्स। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई सी इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई सी इंडिपेंडेंट क्लॉज, सी सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोमा लग गया। इसको बोलेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ही वर्क्स हार्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई सी कोमा, बट सी सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हिज ब्रदर डज नॉट, एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये बन गया, क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब आपने जोड़ा तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। कंप्लेक्स सेंटेंस, उसके लिए जरूरी क्या है?
देखो ये एक इकलौता इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इकलौता इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट, अब एक इंडिपेंडेंट के साथ एक डिपेंडेंट जैसे ही जुड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। कितना आसान है, आसान है ना। एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड अ डिपेंडेंट क्लोज मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। भाई दोनों मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। एग्जांपल करो, ही वर्क्स हार्ड, इसको बोलेंगे ये है आईसी इंडिपेंडेंट क्लोज, बिकॉज ही वांट्स टू पास द एग्जाम्स। याद करो ये एडवर्ब नहीं हो गया क्लोज, एडवर्ब क्लोज जो हमने टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज में पढ़ा था। इसको बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लोज है। डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लोज। आईसी और डीसी मिले क्या बना, आईसी डीसी मिलके क्या बनाएंगे, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। भाई बन गया, आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन तो गया। क्या बताना है आपने, ऑल्दो ही वर्क्ड हार्ड। अब यहां पे देखो डीसी पहले आ गया, डिपेंडेंट क्लोज पहले आ गया और ये इंडिपेंडेंट क्लोज बाद में आया। अब ये क्या बन गया, अब ये फिर बन गया, ये है जी इंडिपेंडेंट क्लोज। ही कुड नॉट, इसकी कंप्लीट सेंस है, उसकी कंप्लीट सेंस नहीं है, इन दोनों को मिलाया बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट बना, मिला तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लो जी अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखो। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक डिपेंडेंट के साथ मिलाएं, यानी तीन क्लॉजेस होने चाहिए, 3 क्लॉजेस, और उन 3 क्लॉजेस के अंदर एक डिपेंडेंट लाजमी होना चाहिए। अब वो एक डिपेंडेंट हो या दो डिपेंडेंट हो, 3 क्लॉजेस के अंदर। अब तीनों डिपेंडेंट तो हो नहीं सकते क्योंकि सेंटेंस तब तक बनता ही नहीं है जब तक उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज ना आए। तो कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज उन तीनों के अंदर जब होगा, 3 क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट लाजमी हो, 2 भी हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिक बात ये कि 3 क्लॉजेस होना जरूरी है इसके अंदर। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी है 3 क्लॉजेस हो। ठीक है, यहां देखिएगा, आई वर्कड हार्ड, एक क्लॉज यहां तक बन गया इंडिपेंडेंट, बट आई कुड नॉट पास द एग्जाम्स, ये एक और इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट हो गए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इनको जोड़ा। आगे देखो, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक और डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डीसी हो गया, एक और डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज जब मिला, सारा का सारा क्या बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये था स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने क्या पढ़ा, सिंपल एक इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट और प्लस एक ही डिपेंडेंट, इसमें 3 क्लॉजेस होने चाहिए और एक बीच में लाजमी डिपेंडेंट होना चाहिए, फिर ये बन जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ओके, ये बात सारी समझ आ गई है हमें। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज क्रिमिनेटेड। अब ये बीच में क्या आ गया, डिपेंडेंट क्लॉज, हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। ये जो हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड एक्चुअल सेंटेंस ये, द प्लेस हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। बीच में आ गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये जो बाकी टूटा हुआ है ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जब मिलते हैं तो खुद बताओ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये 75% बच्चों का ठीक हुआ है, एफएमडीसी में भी आ चुका है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ये आ चुका है 2024, यानी एक यूनिवर्सिटी है वैसे तो, ठीक है, 2024 का एमडी कैट का ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, ये नम्स का आया है क्वेश्चन, 80% स्टूडेंट का ये करेक्ट हुआ है, 2025 का ये क्वेश्चन है, वेरी रिसेंट। आफ्टर मिडनाइट द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल। अब अगर हम देखें ये आफ्टर मिडनाइट तो एक सिर्फ फ्रेज है, द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल, इसमें तो एक सब्जेक्ट और वर्ब है, इसका मतलब ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बनाता है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अगर आपने सिंपल सेंटेंस लिखा है तो आपको समझ आ चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस क्वेश्चन को देखो, 71% लोगों का ये करेक्ट हुआ है, पीएमसी का ये क्वेश्चन है। आर कार ब्रोक डाउन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी केम लास्ट, ये एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये फैन बॉयज का जो एस है इससे बनता है सो,
तो ये सो आ गया और इसके पहले ये सेमीकोलन लग गया, कॉमा भी लग सकता था। इसको बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो कि फैन वॉइस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ा? ये थे स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर्पस वाइज, यानी जो हम बात करते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसके लिहाज से भी इसकी टाइप्स आपको पूछी जा सकती है। बहुत आसान है, आप पहले से जानते हैं, लेकिन हम इसको एंटी टेस्ट का टच देंगे और इसकी फिर प्रैक्टिस भी साथ ही करेंगे। डेक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। बच्चों वाला काम है, ध्यान दीजिएगा। ये वाली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाद में आपने नरेशन में भी पढ़नी है। ये वाली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पंक्चुएशन में भी काम आएंगी। ये वाली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बाद में जो टेंसेस है उसमें भी काम आएगी, तो बड़ी जरूरी है। सबसे पहले डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव वो होते हैं जो सिर्फ आप बात करते हैं मालूमात देने के लिए किसी को। सो दीज सेंटेंसेस कन्वे इंफॉर्मेशन। These sentences are used to state information. Declarative sentences end with a period, मतलब full stop आता है इनके एंड पे। I am a teacher. You are my student. You are MDCAT student. You are studying for your MDCAT classes. You are here for your MDCAT classes. You should pay heed to my classes. तो ये सारी की सारी imperative declarative sentences होंगे। Pakistan is making progress by leaps and bounds. ये क्या बन गया? Declarative sentence, जिसके एंड पे क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। आमतौर पे जो आप बोलते हो मालूमात देने के लिए, वो सारे डेक्लेरेटिव है। आपकी किताबें डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस से भरी पड़ी है। लेकिन एक्सरसाइज में क्या आता है? एक्सरसाइज में आते हैं इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ये पूछते हैं सवाल। सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन मार्क नजर आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। आर यू इंटरेस्टेड इन द लेक्चर? क्वेश्चन मार्क। Why do you worry? Question mark. Interrogative sentence. Simple. इससे आसान क्या होना है? Imperative sentence. जब आप किसी को ऑर्डर दे, कमांड दे, रिक्वेस्ट करें, these sentences give commands or make request. Imperative sentences end with a period. Period मतलब full stop. Full stop से end होते हैं। ये देखो, don't let anyone play tricks with you. तो किसी को मना करना, ये स्टार्ट होते हैं फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से। डू नॉट डिस्टर्ब मी, लुक एट मी, लिसन टू मी, ओपन द डोर, हेल्प मी दुर्दाना। दुर्दाना की पिक्चर भी लग गई है आपके सामने, तो ये दुर्दाना को जानते ही होंगे आप। तो इसमें क्या होता है? डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, इसमें फुल स्टॉप लगा देना है। लेट देम सिट इन पीस, हेल्प मी, स्टैंड अप, सिट डाउन। ये सारे क्या होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, डेक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं। फीलिंग्स, 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 आहा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डर वाली, खौफ वाली, हैप्पीनेस वाली, सैडनेस वाली, एक्साइटमेंट वाली, दर्द वाली, सारी फीलिंग्स एक्सक्लेमेटरी में आप निकालते हैं, सारी की सारी। दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस इमोशन and as such end with an exclamation mark. They may also contain interjections. इनमें हो सकता है इंटरजेक्शंस भी हो। अगास्ट, ओए अल्लाह अल्लाह, माय नेबर फ्रेंड इज ब्रीदिंग हिज लास्ट, मेरा दोस्त मर रहा है। ठीक है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वाओ वाओ, जबरदस्त। तो जो फीलिंग्स होती हैं, अरे भाई, वो एक्साइटमेंट वाली भी हो सकती है, वो सोरो वाली भी हो सकती हैं, वो फियर वाली भी हो सकती हैं, वो हैरानी वाली भी हो सकती हैं, वो तकलीफ दर्द हो तो वो वाली भी हो सकती हैं। आप जानते हैं कि जब आपका हाथ आ जाए दरवाजे के अंदर, लड़के का हाथ आ जाए ना दरवाजे के अंदर, तो वो जो बोलेगा, जो उसके मुंह से फौरन निकलेगा, वो फीलिंग्स होंगी। मैं बता नहीं सकता वो लड़का क्या बोलेगा, तस्वीर लग गई है, देख लो, लड़का कुछ बोलेगा, लड़की तो कहेगी ना आउच, हल्का सा रोएगी, है, क्यूटनेस शो करेगी। लड़का जो बोलेगा वो अनबयानेबल है, वो मैं बयान नहीं कर सकता वो क्या कहेगा। चलो कर देता हूं, आप भी क्या याद करेंगे बाद में, लड़के ये ना सोचते नहीं सर ने बयान नहीं किया, अगर बस तू लग जाएगी उसके ऊपर मैं जो बोलने का। लड़के का हाथ आएगा, वो फौरन होगा अल्लाह के वली मेरा हाथ आ गया,
वो कहेगा ओ हो अस्तगफिरुल्लाह, वो लड़का ऐसी बात करेगा। लड़के नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बात नहीं, पता नहीं आप क्या सोच रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी वैसे, ठीक है। तो यहां पे देखो हुर्रा, ये फीलिंग्स आ गई, इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आते हैं ऑप्टेटिव। देखो ये था मालूमात देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, और ये था फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। ये है किसी को दुआ, बद्दुआ, किसी के लिए विश, ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस। तो ये क्या करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, होप, प्रेयर, डिजायर, कर्स। लानत भेजनी हो ना तो वो भी यही होते हैं। अब ये सेंटेंसेस क्या होती हैं? मे यू ऑल बिकम सक्सेसफुल डॉक्टर, अल्लाह करे तुम सब डॉक्टर बन जाओ, आमीन बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो आमीन, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, आमीन। अल्लाह तुम्हारे मां बाप को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह करे तुम कामयाब शख्स बनो और मुझे फिर याद रखो सर मैंने आपसे पढ़ा था, आमीन। ठीक है, पाकिस्तान सलामत रहे, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, मे पाकिस्तान लिव लॉन्ग। तो लॉन्ग लिव पाकिस्तान, मे पाकिस्तान लिव लॉन्ग, दोनों क्या हो जाएंगे? ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। वुड, अब यहां पे ख्वाहिश है, वुड दैट ही कॉल्ड मी वंस, काश उसने मुझे एक दफा बुलाया होता। अब बाद में अपने दोस्तों को कह रहे थे, काश मुझे उसने एक दफा बुलाया होता। उसने यार, आपके दोस्त ने जो 8वीं क्लास में आपके साथ पढ़ता था, हाँ, उसने काश बुलाया होता। तो ये थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑप्टेटिव। अब आपने जरा एक्टिव हो जाना, कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते जाना इसका आंसर क्या है। वैसे तो 90% स्टूडेंट को पता चल गया है, 91% को ये बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आता गया। अब कोई बुद्धू ही है जो नहीं लिखेगा, जल्दी से डी लिख दो इसका आंसर। इस क्वेश्चन का नंबर लिख रहा है जी, आईडी लिख के ये एंड वाले 3 अल्फाबेट को नोट करो और साथ में आंसर लिखो, ठीक है। फिर एक और आ रहा है, उसमें एंड वाले 3 अल्फाबेट, ये जो नंबर है इनको नोट करो, 554, इसका आंसर आपने देना है मुझे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो बताओ ना, क्वेश्चन मार्क नजर आ गया। सो इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आप लिखो ना, ब्रिंग मी दैट फाइल, ब्रिंग मी दैट फाइल, 643 नंबर लिखो, 643, और इसका आंसर लिखो जल्दी से, टाइमर लगेगा 5 सेकंड का। ब्रिंग मी दैट फाइल, तो हमें पता है कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है, इंपेरेटिव हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, आपका टाइमर लग गया 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये नंबर लिख के आपने आंसर करना है मुझे, 654 लिख के आंसर करना है। तो क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली वंस अगेन दिस इज एन इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। शी डज नॉट ईट मीट और फिश, देखो ये तो मालूमात दी जा रही है, इंफॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा है। तो 974 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर करें, टाइमर लग गया है। डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव आंसर है, बिल्कुल डेक्लेरेटिव आंसर बन जाएगा। आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ चुका है। इसमें अगर कोई भी चीज समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन आपके सामने है, दड़ उसमें लिखें। कमेंट्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज डे 1 का लेक्चर है, कमेंट सेक्शन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में आपने अच्छी बुरी चीज जो लिखना चाहते हो दिल भर के लिखो। अच्छा लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लिखेंगे तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा जो आपको चीज अच्छी नहीं लगी। तो हम पॉजिटिव लेते हैं आपके फीडबैक को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है इस लेक्चर को, ताकि उन सबको फायदा हो। शेयर करवाओ ना, फिर उनको फायदा हो। भाई सर तनवीर ने पढ़ाया है, लेक्चर शेयर करवाएं। और अगर टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो इसी लेक्चर का, इसी पार्ट का, फ्रेजेस का, क्लॉजेस का, सेंटेंसेस का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक मौजूद है टॉप ग्रेड ऐप का, ओपन करो, डायरेक्ट जाके टेस्ट अटेम्प्ट करो। और अगर मेरे से बात करनी है, मेरे ग्रुप में आना है, मैं यूजफुल मटेरियल और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। मेरा ग्रुप, मेरा जो है वो, उसमें कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो जल्दी से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ओपन करो, आप मेरे ग्रुप में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर मैं आपके साथ चीजें शेयर करता रहूंगा। ये हमारा 60 दिन का सेशन है, 60 दिन में हमने अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है इंशाल्लाह। कल आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, एटलीस्ट कुछ भी कमेंट नहीं किया तो पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।